Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to day two of our crash course on MOD, AD, and analyst post. Let's understand second topic today. Yesterday we discussed about Pakistan's geographical location, Pakistan's position in South Asia, and Pakistan's importance in Muslim world, Pakistan-Saudi Arabia relationship, SMDA. वो सारा हमने डिटेल में कवर किया था. ये जो दूसरा टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये टॉपिक है related to Pakistan and India and specifically South Asia mainly, that how India and Pakistan their strategic relationship evolved और क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्या पास था, क्या प्रेजेंट है, एंड हाउ इट इज़ शेपिंग आवर फ्यूचर. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपकी जितने भी नेशनल सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आईएसआई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या आपकी आर्मी है, या बाकी इदारे जितने भी हैं, उनका टोटल फोकस इंडिया है. आपने ये याद रखना है. तो समझ लें कि जितना हमारा नेशनल सिक्योरिटी का फोकस है उसमें से 80% भी फोकस ऑन इंडिया. तो इंडिया के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या डॉक्ट्रिनल शिफ्ट आ रहा है, क्या चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. और आपसे इसके ऊपर सवाल किया जा सकता है इंटरव्यू में भी, और आपसे ये सवाल किया जा सकता है रिटर्न के ऊपर भी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. और इसको हमने बड़ा बेसिक मैंने तैयार किया है, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आईआर का बैकग्राउंड नहीं है. तो उनको समझाने के लिए फिर थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे और बेसिक से शुरू करेंगे ताकि तमाम लोग इसमें से इक्वली उसको अंडरस्टैंड कर सकें. सो लेट्स बिगिन विद इंडिया एंड पाकिस्तान. दैट आवर हिस्ट्री स्टार्ट्स विद 1947. अच्छा, 1947 में से पहले अगर हम देखें तो 1909 का ये जो मैप मैंने आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर जितने भी मोहम्मदन एरियाज हैं, और ग्रीन जो आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मोहम्मदन एरियाज, यानी कि वो एरियाज जहाँ पे मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो पाकिस्तान को मिलने चाहिए थे, और जो कि नहीं मिल सके. इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो स्टार्ट हुआ वो इंतहाई ख़राब हुआ. कश्मीर पे पहली जंग शुरू हो गई, बड़ी सरसरी सी, मैं आपको उसकी डिटेल थोड़ी सी बता देता हूँ, और उसके ऊपर कुछ रेजोल्यूशंस आ गई. अच्छा, ये जो रेजोल्यूशंस आई, स्पेशली इनमें से जो यूएनएससीआर की रेजोल्यूशन है 1948 या 47, ये आपने माइंड में रखना है. यूएनएससीआर रेजोल्यूशन 47, इट टॉक्स अबाउट फ्री एंड इम्पार्शियल प्लेबिसिट फॉर द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. तो आपने जब भी डिस्कस करना है, नॉर्मल जितने बंदे उनसे इंटरव्यू में या रिटर्न में पूछा जाएगा, तो वो नॉर्मली कहेंगे जी कि कश्मीर का मसला अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशन ऑफ द कश्मीरी पीपल हल होना चाहिए. लेकिन जब आप रेजोल्यूशन का नाम लेके डिस्कस करेंगे, तो ये शो करेगा कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और आपकी एक्सपर्टीज लेवल दूसरों से बेहतर है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको यू हैव टू कीप इन माइंड. तो यूएनएससीआर जो रेजोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47, ये टॉक्स अबाउट इम्पार्शल एंड फ्री प्लेबिसिट. उसके बाद दूसरी आती है यूएनएससीआर की एक और रेजोल्यूशन आती है 80 और 91, और ये भी किस पे बात कर रही है, विल ऑफ द पीपल की बात कर रही है, वही चीज़ जो पहले डिस्कस हुई है. और इसके बाद आपकी एक और रेजोल्यूशन आती है 122 1957 में, वो भी इसी चीज़ पे बात करती है. तो 48, 80, 91, 122, ये रेजोल्यूशंस ऑफ द यूएनएससीआर टॉक्स अबाउट फ्री एंड इम्पार्शियल प्लेबिसिट. ये माइंड में रख के चलना है ताकि आपको थोड़ा सा जो ना दूसरों से एज मिले. अच्छा, तो कश्मीर इज डिवाइडेड इन 6 पार्ट्स टुडे. अगर हम उसको देखें, एक पार्ट उसका जो है अक्साई चीन, राइट हियर इट इज कैप्चर्ड बाय चाइना. 1962 में चाइना ने इसको कब्जा कर लिया था, 62 की जंग के बाद. उसके बाद लद्दाख, जम्मू एंड वैली, ये जो 3 पार्ट्स हैं, ये इंडिया के पास हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. इसके बाद पाकिस्तान के पास जो पार्ट्स हैं, जैसे नॉर्दर्न एरियाज हैं और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वाला जो एरिया है, ये 2 पार्ट्स पाकिस्तान के पास हैं. ठीक है. तो टोटल ये बन गए 6 पार्ट्स, और 2 हमारे पास हैं, 3 इंडिया के पास हैं, 1 चाइना के पास है. सो दिस इज दी सेग्रीगेशन ऑफ कश्मीर कह लो आप, या उसकी डिवीजन कह लो कश्मीर की, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए. और अब मसला ये है इसकी डिवीजन में कि अक्साई चीन तो चाइना नहीं देगा वापस. लद्दाख और जम्मू, जिसके अंदर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है और हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, एंड दे वांट टू बी विद इंडिया. जबकि वैली के अंदर मसला चल रहा है, और उनके अंदर 2 किस्म की राय है. एक वांट इंडिपेंडेंस, दूसरा दे वांट टू बी विद पाकिस्तान फॉर एग्जांपल. अच्छा, दूसरा नॉर्दर्न एरियाज और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो आपके पास है, पाकिस्तान के 2 पार्ट्स हैं, ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर हम इनको कहते हैं. तो ये पाकिस्तान के साथ ही हैं. ठीक हो गया. तो दिस इज द डिवीजन ऑफ कश्मीर. अब 1962 की जो जंग होती है इंडिया की,
और चाइना की। सो ये क्यों होती है, इसकी रीजन क्या थी, ये मैं आपको वैसे सरसरी सा बता देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाए कि 1962 में चाइना ने क्या किया कि तिब्बत को एनेक्स किया 1950 में। और जब तिब्बत को एनेक्स किया तो तिब्बत का जो दलाई लामा उनका लीडर था वो भाग के इंडिया चला गया। इंडिया ने उसको एजलम दे दी, पॉलिटिकल एजलम दे दी, जो कि चाइना को पसंद नहीं हुआ। उसके अलावा इन दोनों की थोड़ी सी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी थी। चाइनीज यूज टू क्लेम सिखम एरिया, अरुणाचल प्रदेश पे भी उनके क्लेम्स थे। इंडियंस जो थे वो ये अक्साई चीन पकड़ के बैठे हुए थे। तो चाइना को था ये कि हम किसी तरीके से इन एरियाज को रिक्लेम कर लें दोबारा। अच्छा, तो इंडिया ने क्या किया, अपनी नई पोस्टें बनानी शुरू कर दी उन एरियाज में, लद्दाख रीजन में। और ऐसा ऐसा उन्होंने ये सारा काम शुरू कर दिया। इसके बाद फिर चाइना ने अक्साई चीन के अंदर एक हाईवे भी बना ली ताकि वो अपनी लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाईज को कनेक्ट कर सकें। ये वो सारी रीजंस थी जिसकी वजह से जंग शुरू हो गई। एंड अल्टीमेटली इंडिया हैड टू लूज दिस वॉर। उसकी वजह क्या थी कि चाइना की फौज बहुत बड़ी थी, 80,000 ट्रूप्स थी उनकी इस थिएटर के ऊपर, एंड इंडिया हैड ओनली 20,000 ट्रूप्स। तो इंडिया को हारना पड़ा, क्योंकि इंडिया एक सुपीरियर मुल्क के खिलाफ लड़ रहा था और चाइना उस वक्त उससे बेहतर था ओवरऑल सिचुएशन के अंदर। अच्छा, 1962 के बाद पाकिस्तान को ये हुआ कि हम भी किसी तरीके से कश्मीर को हथिया लें। और उनमें से वो ये प्लान ये बना कि जी हम एक सीक्रेट ऑपरेशन करेंगे कश्मीर के अंदर, और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन जिब्राल्टर। और इसका मकसद ये होगा कि 8 से 10 हज़ार करीब कोई लोग होंगे, स्पेशल फोर्सेस के हो जाएंगे, फौज के होंगे, इंटेलिजेंस के होंगे, कश्मीरी होंगे, मुजाहिदीन होंगे, उनको हम ट्रेन करके भेज देंगे एलओसी के पार। वो वहां पे जाके एक तो इंटेलिजेंस क्रिएट करेंगे हमारे लिए, दूसरा वो रेबिलियन क्रिएट करेंगे वहां पे, लोगों को आर्म्स देंगे, उनको उभारेंगे लड़ने के लिए। अच्छा, लेकिन ये प्लान हो गया फेल। उसकी वजह क्या थी फेलियर की, कि इंडिया ने 1962 के एक्सपीरियंस के बाद अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर ली। और हम वो जंग उसके बाद इंडिया ने क्या किया, आपके ऊपर जंग छेड़ दी। हमने ये सारा इशू क्रिएट किया एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके ऊपर अटैक कर दिया। 65 की जंग शुरू हो गई। अब 65 की जंग आपके ऊपर शुरू इंडिया ने लॉन्च कर दी। अब ये बड़ा एक डिसाइसिव सा मोमेंट था आपके लिए। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान जंग के लिए तो तैयार नहीं था और आपके ऊपर जंग शुरू हो गई। अब जंग में आपने देखा कि इंडिया की बहुत बड़ी फौज है, लाजमी बात है उसकी 7 लाख उस वक्त इन्फेंट्री थी, आपकी इन्फेंट्री फौज बहुत कम थी। इसके लॉसेस भी हमारे काफ़ी हुए, इंडिया के भी लॉसेस हुए, इंडिया के भी टैंक्स तकरीबन 200 के करीब तबाह हुए, हमारे भी तबाह हुए। इंडिया के जो लॉसेस एयरक्राफ्ट में हुए वो बहुत ज़्यादा थे। उसकी वजह सिंपल सी थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त थी। सो खैर ये जंग तकरीबन 1 महीना 2 हफ्ते तक चली। और इसके बाद हमने इसको सीज फायर करवाया, हमने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान ने जाके यूएन के अंदर, और ये जंग हमने रुकवाई। अदरवाइज पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होना था, क्योंकि हमारे पास इतना एमुनेशन नहीं था कि हम ये जंग प्रोलॉन्ग कर सकते या लड़ सकते। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा फेलियर था, कह लो आप 1965 वाला, कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से बेयरली सर्वाइव्ड। अच्छा, उसके बाद इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने अपनी एक रिसर्च एनालिसिस विंग के नाम से इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई, रॉ, जिसे आज आप समझते हैं रॉ। ये 1968 में बनी, लेकिन इसको बनाने का वजह क्या थी? देयर वर 3 रीजंस। पहली, 1962 अक्साई चीन वाला फेलियर उनका, क्योंकि चाइना ने अपने आप को वहां पे स्ट्रॉन्ग कर लिया और चाइना ने कब्जा कर लिया। दूसरा, चाइनीज बिकेम न्यूक्लियर वेपन स्टेट इन 1964, और उन्होंने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया लोपनौर में 1964 में, और वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गए, इंडिया को पता ही नहीं चला। और तीसरा इंटेलिजेंस फेलियर था ऑपरेशन जिब्राल्टर, जो पाकिस्तान ने किया इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, और इसका भी इंडिया को पता नहीं चला। ये वो 3 बड़े फेलियर्स थे जिसकी वजह से इंडिया ने फिर रॉ को स्टैब्लिश किया। रॉ का जो सबसे पहला चीज था, आर एन काओ के नाम से, ये बंदा जो था इसने क्या किया कि इसने पहला ऑपरेशन जो किया वो पाकिस्तान के खिलाफ 1971 वाला किया। और आपके जो बांग्लादेश, जिसे आज आप बांग्लादेश कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान, वहां पे उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म की ट्रेनिंग दी। मलेशिया को, जो लोकल मलेशिया थी, तकरीबन 1,88,000, तकरीबन 2 लाख के करीब जो मुक्ति बाहिनी के टेररिस्ट थे उनको ट्रेन किया गया, योद्धास उनको कहते थे। और उनको इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड की गई, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेली गई वहाँ पे, और लॉजिस्टिक्स
जो आपकी मतलब आपकी सप्लाई जितनी भी वो डिस्टर्ब कर दी गई। वो कैसे? क्योंकि पाकिस्तान का लैंड बॉर्डर नहीं था ईस्ट पाकिस्तान के साथ, समंदर था, बे ऑफ बंगाल, इंडिया ने वो ब्लॉक कर दिया। और एयर जो कॉरिडोर था इंडिया ने वो भी ब्लॉक कर दिया। तो बेसिकली पाकिस्तान को कहीं से भी हेल्प नहीं पहुंच सकती थी। इसके बाद इंडिया को टोटल एयर सिक्योरिटी मिल गई वहां पे बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की एयरफोर्स तो बहुत दूर थी, और नेवल ब्लॉकेट भी हमारा हो चुका था। और अल्टीमेटली इंडिया ने आपके ऊपर ग्राउंड इन्वेजन करके आपको ये जंग हरा दी। 1971 वाज एन आई ओपनर फॉर पाकिस्तान। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमारी उनके साथ सुलह हुई, शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 में। और इसके अंदर दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट तय पाई। पहली चीज कि हमने आपस के जितने मसले हैं उनको बायलैटरली रिजॉल्व करना है, यानी कि हम दोनों आपस में बैठेंगे और मसलों को रिजॉल्व करेंगे बायलैटरली। नंबर वन। नंबर टू, नॉन यूज ऑफ फोर्स होगा। इसके बाद हम यूज ऑफ फोर्स नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। नंबर थ्री, नॉर्मलाइजेशन रिलेशन होगा और रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी होगा। डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हम नहीं जाएंगे। ये तब बात तय पा गई। ठीक हो गया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इंडिया ने 1984 में ग्लेशियर पकड़ लिया, सियाचिन। अब जब सियाचिन इंडिया ने पकड़ लिया, सियाचिन बेसिकली वाज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। लेकिन सियाचिन की एक खास बात ये थी कि सियाचिन की पहाड़ी जो 70 किलोमीटर ग्लेशियर है, इसको सर करने के लिए जो लोग आते थे दुनिया भर से, माउंटेनियर्स, दे यूज्ड टू कम फ्रॉम पाकिस्तान। और वो पाकिस्तान से परमिशन लेके जाते थे, इस जगह को सर करते थे। और अंडरस्टैंडेबल थी ये बात कि दिस बिलोंग्स टू पाकिस्तान। तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने एक ऑपरेशन मेघदूत, उसको नाम दिया ऑपरेशन को, अपने हेलीकॉप्टर्स के साथ जाके उन्होंने एक जो टॉप की पोजीशन थी जिसको आज इंदिरा कोल कहते हैं सियाचिन के ऊपर, उस पर कब्जा कर लिया। ये अपने माइंड में रखनी है चीजें, ठीक है? इंदिरा कॉल इंडिया की पोजीशन है सियाचिन के ऊपर, जो कि टॉप पोजीशन पे है। जबकि पाकिस्तान नीचे है NJ9842 पे, ये हमारी पोजीशन है। तो इंटरव्यू में ये, वैसे अगर आप डिस्कशन के अंदर ये चीजें डिस्कस करेंगे तो ये शो करेगा कि यू आर वन ऑफ द एक्सपर्ट। तो इसलिए आपने इस चीज को माइंड में रखना। तो 71-2 के बाद इंडिया ने ये धोखा किया और सियाचिन पकड़ लिया। और 72 के बाद 1984 में इंडिया ने ये काम कर दिया। लेकिन 72 के बाद, 71 के बाद एक और चीज भी हुई, और वो ये थी कि इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के अंदर चेंज लेकर आया। मैं अगर आपको दिखाऊं ये मैप्स, तो आपको नजर आएगा कि इंडिया की जितनी भी फौज की डिप्लॉयमेंट है दैट इज अगेंस्ट पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जितनी फौज डिप्लॉयमेंट है वो भी इंडिया के खिलाफ है। इस जिसका मतलब क्या है कि इनकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, सोच है, वो एक दूसरे के ऊपर ही रहेगी हमेशा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट आपको बता रही है कि दोनों एक दूसरे पे ही फोकस्ड है। अच्छा, अब 1971 के बाद इंडिया की जो सोच है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है अगेंस्ट पाकिस्तान, उसके अंदर एक चेंज आता है। और वो चेंज क्या आता है जी कि सुंदर जी डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। सुंदर जी डॉक्ट्राइन, ये पॉलिसी क्या थी? लेफ्टिनेंट जनरल सुंदर जी जो था, ये बड़ा करीबी कॉन्फिडेंट था इंदिरा गांधी का, इंडिया की प्राइम मिनिस्टर जो थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उसको टास्क दिया कि भाई आपने एक डॉक्ट्राइन बनाए जिसमें हम पाकिस्तान को दो तरह से मारेंगे। पहला, हम पाकिस्तान के दोबारा दो हिस्से करेंगे, नंबर वन अलोंग द इंडस रिवर। दूसरा, हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करेंगे। तो सुंदर जी डॉक्ट्राइन के अंदर ये फोकस किया गया। अच्छा, अब हुआ ये कि इसके बरक्स ये चीज हो गई कि पाकिस्तान ने 1984 तक न्यूक्लियर वेपन बना लिए, और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंडिया ने प्लान किया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना है इन्हीं इसी दौर में, और पाकिस्तान के दो हिस्से करने हैं। तो इस चीज को पाकिस्तान ने कैसे काउंटर किया? पाकिस्तान ने इसको काउंटर किया जनरल ज़ियाउल हक और AQ खान के जरिए से। जनरल ज़ियाउल हक ने विजिट किया इंडिया का, और वहां पे जाके उनको डायरेक्ट धमकी दे दी कि भाई अगर आपने हम पे अटैक किया तो हम आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन मार देंगे, नंबर वन। नंबर टू, AQ खान के जरिए से आपने इसको काउंटर किया। AQ खान ने एक इंटरव्यू दिया अपना, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब थे उस टाइम पे, मुस्लिम अखबार के न्यूज जर्नलिस्ट होते थे ये। और उसके बाद AK नैयर साहब थे जो कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। इन दोनों ने इंटरव्यू किया AQ खान साहब का। AQ खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि भाई वी आर अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और अगर किसी ने, किसी भी मुल्क ने हम पे हमला करने की कोशिश की तो वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट दैट कंट्री। तो इस तरह से करके आपने इंडिया का ये जो प्लान था, सुंदर जी डॉक्ट्राइन, जो इंडिया के ऊपर एग्जीक्यूट करना चाह रहा था, उसको रोका। और वो आपने किसी तरीके से रोक लिया। इंडिया ने वैसे इसको प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ना आपके बॉर्डर के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे एक्सरसाइजेज की, मिलिट्री एक्सरसाइजेज।
वॉर गेमिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। और वो ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी कि इंडिया ने अपनी तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 लाख फौज बॉर्डर पे ले आया और वो एक्सरसाइज शुरू कर दी। लेकिन पाकिस्तान ने उसको काउंटर किया और पाकिस्तान ने अपना AQ खान के जरिए से और जनरल ज़िया के जरिए से इंडिया को धमकी दी कि अगर आपने हमारे ऊपर हमला किया तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर देंगे। तो ये दिस वाज फर्स्ट टाइम व्हेन पाकिस्तान यूज्ड देयर न्यूक्लियर पॉलिसी या न्यूक्लियर वेपन एज अ पॉलिसी। अच्छा, अब फिर दौर आता है 1998 का, जब इंडिया धमाके करता है 5 और पाकिस्तान उसके रिस्पांस में 5-6 धमाके करता है, एंड पाकिस्तान एंड इंडिया बिकम्स न्यूक्लियर वेपन स्टेट, डिक्लेयर कर देते हैं कि जी दोनों अब कोई ब्लफ नहीं, कोई बात छुपी हुई नहीं, बोथ आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट। अब इसके बाद क्या होता है कि 19 नवंबर 98 में पाकिस्तान क्या करता है कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट के अंदर पाकिस्तान जाके कारगिल के ऊपर कब्जा कर लेता है। अब सियाचिन पे इंडिया ने कब्जा किया था 1984 में, पाकिस्तान ने इन रिस्पॉन्स कारगिल पे कब्जा कर लिया। अब कारगिल की क्या इंपॉर्टेंस थी इंडिया के लिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आपसे पूछा भी जा सकता है। तो कारगिल की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपने कारगिल पे कब्जा किया हुआ है तो ले यानी कि लद्दाख रीजन और श्रीनगर वैली ये आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या है कि आप इधर से बैठ के ये जो सप्लाई लाइन होगी, ये नेशनल हाईवे जो होगी, उसको आपने तबाह कर दिया और इंडिया की वो सारी सप्लाई लाइन, लॉजिस्टिक लाइन रुक गई। अब इंडिया को बहुत बड़ा इसके अंदर सेटबैक हुआ और ये कारगिल वाला ऑपरेशन पाकिस्तान ने कर दिया। लेकिन गलती कहाँ पे की पाकिस्तान ने, कि पाकिस्तान ने इसको डिक्लेयर किया कि ये हम नहीं हैं, ये मुजाहिदीन हैं। और यहाँ पे आके आपसे गलती हुई। आपको चाहिए ये था कि यू आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट और आप कह देते कि जी हमने पकड़ा, तुमने सियाचिन पकड़ा था, हमने ये पकड़ लिया, बात खत्म। तो बराबरी ये है कि तुम सियाचिन छोड़ो, हम कारगिल छोड़ते हैं, कश्मीर का मसला हल करो। लेकिन मुशर्रफ साहब ने इंतहाई गलत तरीके से इस चीज को टैकल किया और कहा जी कि हम नहीं हैं, मुजाहिदीन हैं। और इसके बाद पाकिस्तान को बड़ी ही शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा इंटरनेशनल लेवल पे भी, क्योंकि उसमें हमें फिर बाकी बहुत ज्यादा लॉसेस हुए, इंडिया को भी लॉसेस हुए, आपको भी लॉसेस हुए। बट दिस वॉर रिमेन्ड लिमिटेड। क्यों? क्योंकि ये एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट के अंदर लड़ी जा रही थी। 98 के बाद साउथ एशिया का जो एक टोटल आप कह लो एनवायरनमेंट था वो चेंज हो गया। क्यों? बिकॉज बोथ कंट्रीज बिकेम न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। तो इसके बाद जितनी पॉलिटिक्स होगी साउथ एशिया में वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे होगी। और कभी भी कोई मुल्क न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे रह के बड़ी जंगें नहीं लड़ते। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, कारगिल के बाद क्या हुआ कि इंडिया के अंदर एक थिंकिंग शुरू हो गई कि अगर पाकिस्तान लिमिटेड वॉर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसी दौरान में क्या हुआ कि इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक हो गया। और इंडिया की जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो इंडिया अपनी 9 लाख फौज लेके बॉर्डर पे आ गया। अच्छा, उस 9 लाख फौज को बॉर्डर में लाने में इंडिया को तकरीबन 27 दिन लग गए। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की जो स्ट्राइक फोर्स हैं या स्ट्राइक फोर्सेस हैं वो मंगला में है और आपकी मुल्तान में है, जहां से हमें तकरीबन को 3 दिन लगते हैं बॉर्डर पे आने में। जबकि इंडिया को 27 दिन लगे अंबाला, मथुरा और भोपाल से आने में। यानी कि उनकी जो स्ट्राइक फोर्स हैं, जो लड़ने वाली फौज है, वो डीप इनसाइड इंडिया है। ये फर्क आपने जेहन में रखना है थोड़ा सा। तो 2001-2 में इंडिया को तकरीबन 27 दिन लगे बॉर्डर पे आने में और हम 3 दिन में बॉर्डर पे आके बैठ गए। अब ये क्या हुआ कि इंडिया को एलिमेंट ऑफ सरप्राइज चला गया और इंडिया आपके ऊपर अटैक नहीं कर सका, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो गई और जंग वहीं पे आप कह लें स्टेलमेट हो गया। इंडिया भी वापस हो गया, हम भी वापस हो गए। लेकिन इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन में इंडिया के बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे, नंबर वन। 1800 फौजी मर गए वैसे ही लड़े बगैर एक्सीडेंट्स में। सो दिस वाज द सेटबैक। जो इंडिया ने कहा कि यार एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी नहीं हुआ, अटैक भी नहीं कर सके। तो इंडिया ने क्या किया इसके बाद, ये सोचा कि सुंदर जी डॉक्ट्राइन भाई अब मर गया, खत्म हो गया, अब हमने अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। तो इंडिया ने क्या किया कि 2003 के बाद उन्होंने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के नाम से एक पॉलिसी बना ली और उस पॉलिसी के तहत काम करना शुरू कर दिया। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का आइडिया ये था कि अगर इंडिया के अंदर कोई अटैक होता है, सपोज कोई टेररिस्ट अटैक होता है और उसका लिंक पाकिस्तान के साथ निकलता है, जैसे हमेशा वो लिंक क्रिएट कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया क्या करेगा कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा विद इन 48 आवर्स। और ये जो हमला होगा ये बड़ा सिनर्जेटिक किस्म का होगा, यानी कि इनकी आर्मी, इनकी एयरफोर्स ये मिलके हमला करेगी। इसके अंदर मैकेनाइज्ड फोर्सेस यूज हो सकती हैं, टैंक्स यूज हो सकते हैं, APC बख्तरबंद गाड़ियां यूज हो सकती हैं। इसके अंदर एयरफोर्स बड़ी जबरदस्त तरीके से यूज हो सकती है। और पिवट कोर्स, यानी कि इंडिया की 2 किस्म की कोर्स होती हैं, एक लड़ने वाली होती है, एक डिफेंस के लिए होती है।
इंडिया ने क्या किया कि बॉर्डर के ऊपर जो उसकी फौज थी, जो कि डिफेंसिव कोर थी, उसके अंदर उन्होंने ऑफेंसिव एलिमेंट डाल दिए और उसको बना दिया ऑफेंसिव कोर, यानी कि पिवट कोर। और अब ये पिवट कोर जो है ये दोनों काम कर सकती है, डिफेंस भी कर सकती है और लड़ भी सकती है। सो दिस इज समथिंग विच इंडिया चेंज्ड आफ्टर 2003। और ये जो चीज थी बेसिकली, ये उन्होंने लिमिटेड वॉर की एक प्लानिंग की कि हम पाकिस्तान के खिलाफ विद इन 48 आवर्स अपने तकरीबन 7-8 जगहों से हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, सिर्फ 25,000 फौज से। अब 25,000 फौज यहाँ पे होगी, 25 यहाँ पे होगी, 25, तो ये छोटी फौज होगी तो पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर वेपन तो मारेगा नहीं। तो लिमिटेड वॉर से हम लड़ेंगे पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे और वापस आ जाएंगे। अच्छा, आइडिया इसमें यह है कि पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉर के अंदर इंगेज करना और उसको नुकसान पहुंचाना। आपको एक बात समझनी चाहिए कि यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान को तबाह नहीं करना चाह रहा, वो सिर्फ आपको इंगेज करना चाह रहा है, आप उसके साथ लड़ें। अगर आप उसके साथ लड़ते हैं और एक महीना लड़ते हैं सपोज, तो आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस हो सकते हैं। अभी आपने देखा अमेरिका और ईरान की जंग तकरीबन एक महीना हो चुका है और ये फुल फ्लैश जंग भी नहीं है, सिर्फ एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं दोनों तरफ से। अभी तक कम से कम बिलियंस ऑफ डॉलर के लॉसेस हो चुके हैं दोनों तरफ से। 2,000 बंदा मर चुका है ईरान का, उसके कई लीडर्स मर चुके हैं बेचारे। उसके अलावा उनके जो बिलियंस ऑफ डॉलर के लॉसेस, अमेरिकन के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस हो चुके हैं। तकरीबन उनको ये जंग एक दिन में 1 बिलियन डॉलर की पड़ रही है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसराइल को 50 बिलियन डॉलर की फंडिंग करनी पड़ गई इमरजेंसी अपने बजट में। तो ये वो चीजें हैं, जंगें आसान नहीं होती। सो इंडियंस वांटेड टू डू दिस, इंडिया वांटेड टू इंगेज पाकिस्तान इन अ लिमिटेड वॉर फैशन। अब पाकिस्तान लिमिटेड वॉर लड़ना नहीं चाहता था, तो पाकिस्तान ने क्या किया, फिर पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना लिए 2011 में। अच्छा, अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या चीज होती है? बेसिकली इट्स अ बैटल फील्ड न्यूक्लियर वेपन, छोटा न्यूक्लियर वेपन। इसकी तकरीबन 70 किलोमीटर रेंज होती है। और इसके अंदर जो जो यूरेनियम कह लो, आप कह लो, या प्लूटोनियम कह लो, जो वेपन या वॉरहेड कह लो आप, वो उसकी यील्ड पावर बहुत कम होगी, यानी कि 0.5 किलोटन हो सकता है, थोड़े छोटे से छोटा हो सकता है। उसका फायदा ये होगा कि इंडिया को डराने के लिए कि अगर आपने हमला किया तो हम आपके ऊपर ये छोटा न्यूक्लियर वेपन मार देंगे और आपकी फौज उधर ही तबाह हो जाएगी, तो दुनिया आपको अग्रेसर कहेगी, हमें नहीं कहेगी, हम तो डिफेंसिव मार रहे हैं। आपने बेसिकली ये काम किया कि आपने अपनी कन्वेंशनल जो थिंकिंग है, सोच है, उसको लिंक कर दिया न्यूक्लियर के साथ। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाने के बाद इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान में हमला नहीं किया लिमिटेड वॉर के अंदर। अच्छा, जब ये अब पाकिस्तान ने कर दिया 2011 में, तो 2012 में इंडिया ने फिर अपनी सोच को चेंज किया, फौज की थिंकिंग को चेंज किया। और उन्होंने क्या किया, 2012 में एक डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस करवाया अपनी एयरफोर्स में, जिसका नाम था सब कन्वेंशनल वॉरफेयर पॉलिसी। इसका मकसद आसान लफ्जों में क्या है, सर्जिकल स्ट्राइक। यानी कि टोटल वॉर नहीं हो सकती न्यूक्लियर वेपन की वजह से, लिमिटेड वॉर भी नहीं हो सकती अब न्यूक्लियर वेपन की वजह से। तो अब इंडिया ने क्या किया, चलो हम छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, जिनका बैकग्राउंड नहीं है मैं बता देता हूँ सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। सर्जिकल स्ट्राइक आजकल बड़ी डिबेट में भी रही है। बेसिकली इट इज एन एयरफोर्स कॉन्सेप्ट नॉर्मली, कि आप एक जगह पे जाएं अपने जहाजों के साथ, हेलीकॉप्टर्स के साथ, स्पेशल फोर्सेस के साथ, यू गो टू सर्टेन एरिया, कैरी आउट ऑपरेशन एंड कम बैक अनहर्ट सक्सेसफुली। इसको कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे उसामा बिन लादेन को उन्होंने उठाया एबटाबाद से। सो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड, सर्जिकल स्ट्राइक। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक ड्रोन्स के साथ भी हो सकती है, ये सर्जिकल स्ट्राइक मिसाइलों के साथ भी हो सकती है, आज हमने देखा ये हो रही है। तो इंडिया ने 2012 के बाद अपनी ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई और इसके अंदर ये काम करना शुरू कर दिया कि अब हम इसके बाद पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, यानी कि लिमिटेड वॉर से भी नीचे आ जाएंगे। 2017 में इनका एक और डॉक्ट्राइन आया, जॉइंट आर्म फोर्सेस डॉक्ट्राइन 2017। ये इसके अंदर भी इंडिया ने दोबारा इसकी यही बात की, सर्जिकल स्ट्राइक की बात की। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग वहां बैठे हुए हैं वो सारा इन चीजों पे काम कर रहे होते हैं। अगर आप ये चीजें इस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग के साथ लेकर जाएंगे और इंटरव्यू में या रिटर्न के अंदर आप इनको मेंशन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो लेवल है वो अप हो जाएगा एंड यू विल गेट रिस्पेक्ट। तो वो आपको फौरन से पहले रख लेंगे और कहेंगे यार इस बंदे को सारा पता है, सारी गेम पता है। सो ये वो चीजें हैं जिनको आपने समझना है बेसिकली, कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग किस तरह से इवॉल्व हुई और किस तरह करते 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 वो यहाँ तक पहुंची 2017 तक। तो पहले वो बात करते थे सुंदर जी डॉक्ट्राइन, फुल फ्लैज वॉर। सुंदर जी के बाद आया कोर्टसार डॉक्ट्राइन, लिमिटेड वॉर। लिमिटेड वॉर के बाद उन्होंने कहा कि जी अब हम क्योंकि न्यूक्लियर वेपन बन गए हैं टैक्टिकल, तो यानी कि छोटे न्यूक्लियर वेपन, तो अब हम जाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक पे। तो अब उनकी जो पॉलिसी है दैट इज फोकस्ड ऑन सर्जिकल स्ट्राइक्स।
तो 17 तक उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे फोकस किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि 18 में इंडिया ने अपनी आखिरी जो डॉक्ट्रिन है, नाउ दिस इज द फोकस ऑफ टुडेज लेक्चर, वो इंट्रोड्यूस करवाया 2018 में। और ये जो पॉलिसी है इंडिया की, ये अभी भी चल रही है, अभी भी मौजूद है। और ये जब तक नई पॉलिसी नहीं आती, दिस पॉलिसी विल रिमेन इंटैक्ट। ठीक हो गया? तो इसको अब हम शुरू करते हैं, एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आई होप कि पिछला सबको समझ आ गया होगा। तो इंडिया का जो आखिरी डॉक्ट्राइन आया, वो आया 2018 में, दिसंबर 2018। एंड दिस डॉक्ट्राइन टॉक्स अबाउट सिंपल, थोड़ी थोड़ी जो छोटी मोटी चीजें, इसको डिस्कस करते हैं। पहली चीज जो इंडिया कहता है, मल्टी फ्रंट सिनेरियो, यानी कि इसका मतलब यह है कि इंडिया विल डेवलप कैपेबिलिटीज, और वो मल्टी फ्रंट सिनेरियो पे लड़ने की कैपेबिलिटीज डेवलप करेगा, यानी कि नॉर्दर्न फ्रंट पे और वेस्टर्न फ्रंट पे, यानी कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ लड़ने की कैपेबिलिटी वो तैयार करेगा। कह तो रहा है वो दोनों की तरफ दो टू फ्रंट वॉर लड़ेगा, लेकिन इन रियलिटी आपको मैं दिखा चुका हूं, बता चुका हूं कि मोस्ट ऑफ द इंडियन डिप्लॉयमेंट इज अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वो कहते तो हैं, चाइना का नाम लेते हैं, लेकिन वो यूज नहीं, चाइना के खिलाफ नहीं जाते, लड़ते नहीं है कभी उस तरह से। चाइना बहुत पावरफुल है, उसके पास $3 ट्रिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। उसकी जो इकोनॉमी है, दैट इज $19.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। वो इनसे बहुत आगे है, वो चाइना के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। इनका सारा फोकस हमारे ऊपर है, लेकिन जानबूझ के चाइना का नाम इसलिए डालते हैं ताकि अमेरिका से या दूसरे मुल्कों से इनको इमदाद मिल सके, हेल्प मिल सके, मिलिट्री के अंदर जहाज वगैरह चीजें मिल सके। तो बेसिकली मल्टी फ्रंट सिनेरियो की वो बात करता है, पहला पॉइंट, लेकिन दैट इज फोकस्ड ऑन पाकिस्तान ओनली। उसको आगे चल के हम ज्यादा डिस्कस करेंगे कि उनकी जितनी फौज की डिप्लॉयमेंट हमारे ऊपर है, और जितने उनके जहाज टैंक्स, वो सारे हमारे ऊपर ही हैं, क्योंकि प्लेन एरिया और डेजर्ट एरिया हमारे साथ ही लगता है ना उनका। सो इसको लॉजिकली आपने एनालाइज करना है। दिस इज व्हाट वी कॉल एनालिटिकल स्किल, एंड दिस इज व्हाट दे वांट। एमओडी एनालिस्ट की जॉब में यही चीज उनको चाहिए। एम एडी आईएसआई में उनको यही चीजें चाहिए कि वो बंदा एनालाइज कर सके चीजों को। सो ये चीजें आपने एनालाइज करके लेके चलनी है। दूसरी बात इंडिया कहता है कि वो जो उसकी जो उसने आईबीजीज की एक कॉम्पोजिशन बनाई थी, आईबीजीज कहते हैं इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को। एक छोटी सी कॉम्पोजिशन होती है, एक आपकी फौज की टुकड़ी होती है जिसके अंदर टैंक्स होते हैं, जहाज होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, एयर डिफेंस होता है, और लॉजिस्टिक्स वगैरह सारा कुछ सामान होता है। ये कोल्ड स्टार्ट के टाइम पे इसका जो साइज था, दैट वाज अराउंड 25,000 ट्रूप्स, एक डिवीजन के बराबर था। तो पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना लिए थे। लेकिन 2018 वाले डॉक्ट्राइन के अंदर इंडिया कहता है कि ये इसका साइज 5 से 6 हजार ट्रूप्स होंगे। जिसका मतलब ये है कि अगर ये 5 से 6 हजार ट्रूप्स के साथ पाकिस्तान पे मल्टीपल जगहों से हमला करेंगे, तो पाकिस्तान तो न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा इनके ऊपर। तो आपने तो न्यूक्लियर वेपन अपना टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाया था डिवीजन साइज को मारने के लिए। तो 5 से 6 हजार के मुकाबले में तो फिर मजबूरन आपको 5 से 6 हजार फौजी लगाने पड़ेंगे। तो वापस आप उसी जगह पे आ गए कि आपको बेसिकली इंडिया अपने साथ एक लिमिटेड शैलो ऑपरेशन की जंग करवाना चाहता है, ताकि आप उसके साथ एक जंग लड़ें, 15-20 दिन लड़ें, और उसके जो नुकसानात हों वो उससे आपकी इकोनॉमी और ज्यादा बैंकरप्ट हो जाए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अभी रिसेंटली आपने जो इंडिया के साथ जो छोटी सी स्कर्मिश की आपने, बनियाल मरसूस और ऑपरेशन सिंदूर, इसके अंदर टोटल पाकिस्तान का जो लॉस हुआ वो $4.6 बिलियन का था। यानी कि 4 दिनों में आपने $4.6 बिलियन लूज कर दिए। और इंडिया का लॉस जो था उससे कहीं ज्यादा था, लेकिन उसकी इकोनॉमी भी बड़ी है, दे कैन सस्टेन दैट शॉक। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर एक 10 दिन 15 दिन इंडिया पाकिस्तान एक लिमिटेड वॉर लड़ते हैं, तो आप सोचें कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। 20 से 25 30 बिलियन डॉलर का अगर नुकसान हो जाता है हमारा, तो ये हम रिकवर कैसे करेंगे? सो दिस इज व्हाट दे वांट टू डू, और इसके ऊपर वो लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस डॉक्ट्राइन के अंदर वो कहते हैं कि हम अपनी फोर्स को रिस्ट्रक्चर करेंगे, और इसका जो साइज होगा वो 5 से 6 हजार फौजी होंगे। और उसके अंदर वो सारी चीजें होंगी जो एक जबरदस्त यूनिट बनाती है। जैसे इसके अंदर तोपें भी होंगी, इसके अंदर एडवांस हेलीकॉप्टर भी होंगे, इसके अंदर आर्मर्ड यूनिट यानी कि आपके टैंक्स भी होंगे, इसके अंदर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स भी होंगे, जैसे S-400 है, बरक 8 है, ड्रोन्स भी होंगे। सो एयर फोर्स की सपोर्ट भी होगी। सो दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि फोर्स की रिस्ट्रक्चरिंग की बात ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो इस डॉक्ट्राइन में है, वो है फोर्स मॉडर्नाइजेशन। आपने एक चीज समझनी है कि दुनिया का कोई भी डॉक्ट्राइन हो या पॉलिसी हो, जब तक आप फोर्स मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे, आप उस डॉक्ट्राइन को मटेरियलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया कहता है जी हम पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए यू नीड टू हैव गुड वेपन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास अच्छे
लॉन्ग रेंज वेपन्स होने चाहिए, जहाज होने चाहिए जिनके जरिए से आपने स्ट्राइक करनी है, आपके पास एयर डिफेंस अच्छा होना चाहिए ताकि उसको रोक सकें, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़। तो फोर्स मॉडर्नाइजेशन बेसिकली आपकी जो डॉक्ट्रिनल आपकी जो सोच होती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी होती है। अगर हम इंडिया की फोर्स मॉडर्नाइजेशन देखें तो हमें वो नजर आता है कि इंडिया तो ऑलरेडी फोर्स मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। इस वक्त इंडिया की जो एयरफोर्स है इसके पास तकरीबन 275 के करीब SU-30 जहाज हैं, और ये बड़े जबरदस्त जहाज है। ये 290 किलोमीटर का क्रूज मिसाइल भी लेके जा सकता है, और 3000 किलोमीटर इसकी रेंज है, जो कि पाकिस्तान स्पेसिफिक है। दूसरा जहाज जो इनके पास बड़ा बेहतरीन है वो है राफेल। राफेल बहुत अच्छा जहाज है, अभी हमारे खिलाफ गिर गए कुछ, लेकिन इसमें जहाज का कसूर नहीं है, इसमें इंडियन पायलट्स का कसूर है, उनकी ट्रेनिंग का कसूर है। तो ये दो जहाज उनके पास बहुत जबरदस्त हैं, वो अच्छे हैं। अच्छे इसके अलावा दे आर ऑल्सो एडिंग अप सम ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स एयरक्राफ्ट विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। ये सारे अमेरिका की मदद से ये लोग ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा जो जब आप बात करते हैं क्विक एंड स्विफ्ट छोटे ऑपरेशंस की, तो उसके अंदर आपको सपोर्ट चाहिए होती है, क्लोज एयर सपोर्ट, वो मिलती है आपको हेलीकॉप्टर से। और वो हेलीकॉप्टर है इंडिया के पास अपाची। अपाची दुनिया का बेहतरीन हेलीकॉप्टर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इट्स अ फ्लाइंग टैंक। जितना इसके अंदर आर्मर है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर 8 से 12 किलोमीटर रेंज के इसके पास एक वेपन्स होते हैं, जिनको ये हेल फायर मिसाइल कहते हैं। इनको वो हिट कर सकते हैं अपने टारगेट को। तो ये आपके टैंकों के लिए खतरनाक है, ये आपकी आर्टिलरी जो आपकी तोपें होती हैं उनके लिए खतरनाक है, आपका जो एयर डिफेंस होता है वो बेसिकली उसके लिए भी खतरनाक है, क्योंकि लो फ्लाई करके जाता है। सो बेसिकली दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी विद द इंडियंस। और जॉइंट ऑपरेशंस के लिए, क्विक ऑपरेशंस के लिए, लिमिटेड वॉर के लिए ये एक आइडियल चीज है। टैंक नीचे, ऊपर ये तबाही मचा के रख देगा हमारे खिलाफ। इसके अलावा इंडिया को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज दुनिया में है, जो इसमें आपको इसराइल नजर आ रहा है आज, किस तरह से वो ईरान के परचे उड़ा रहे हैं, या ये सारी चीजें आपको नजर आती हैं, ये है नेटवर्क सेंट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। ये क्या चीज होती है? ये रेडार्स, मॉडर्न रेडार्स, ये सारी। अब इंडिया के पास जो कैपेबिलिटीज हैं, फॉर एग्जांपल ये एक उन्होंने ऐड की बहुत पहले 2003 में, इसको कहते हैं लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम, लॉरोस का नाम है इसका, लॉरोस। ये इन्होंने इसराइल से लिया। ये जो सिस्टम है ये तकरीबन 16 किलोमीटर की रेंज पे किसी भी बंदे को दिन में या रात में डिटेक्ट कर सकता है, उसकी मूवमेंट को देख सकता है। तो ये बड़ी जबरदस्त कैपेबिलिटी है। इसके अलावा बैटल फील्ड सर्विलेंस रेडार्स हैं, ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं इनकमिंग लोगों को। इसके अलावा ये बड़ी खतरनाक चीज है, इसको कहते हैं वेपन लोकेटिंग रेडार, इसको स्वाति भी कहते हैं, स्वाति रेडार। ये 99 वेपन लोकेशन को लोकेट कर सकता है। यानी कि अगर आपने कोई फायर किया अपनी तरफ से, पाकिस्तान ने फायर किया इंडिया पे, तो आपकी अटैली ने फायर किया, तो ये क्या करेगा, उसकी लोकेशन को, एग्जैक्ट लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स अपनी रिले करेगा अपनी साइट्स को, मिसाइल साइट्स को, और वो हिट करेंगे एग्जैक्ट उस लोकेशन के ऊपर आपको। सो बेसिकली आपके जो वेपन्स हैं उनकी लोकेशन ये पता चल जाती है इससे। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है उनके पास, ये भी उन्होंने ऐड की है। इसके बाद सर्विलेंस के लिए एवॉक्स इनको कहते हैं, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। ये 200 किलोमीटर रेंज इसकी होती है, 200 किलोमीटर दूर से इट कैन डिटेक्ट इनकमिंग मिसाइल्स, यूएवीज, ड्रोन वगैरह, एयरक्राफ्ट, और अपने आप को बता देता है। अच्छा, इसी कैटेगरी के अंदर एक ड्रोन है इंडिया के पास जो उन्होंने ऐड किया है विद द हेल्प ऑफ इसराइल। इसराइल ने 99 के बाद, कारगिल के बाद, इनकी बहुत हेल्प की है, ठीक है। एंड दे कंसिडर पाकिस्तान एज अ कॉमन कॉमन थ्रेट, ठीक है, कॉमन एनिमी है हमारा। तो बेसिकली इन्होंने ड्रोन ऐड किया हेरोन टीपी के नाम से। ये बड़ा जबरदस्त ड्रोन है। और मजे की बात यह है कि अभी रिसेंट जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान ने अपने जो ऑपरेशन जो काउंटर किया उसको, उसके अंदर पाकिस्तान ने ये ड्रोन भी गिराया। ये बहुत हाईली एडवांस ड्रोन है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इसको भी गिराया इस बार, जहाज भी गिराए उनके, और ये वाला ड्रोन भी गिराया। तो ये वो चीजें हैं जो इंडिया ऐड कर रहा है। ये ड्रोन बड़े जबरदस्त हैं, सर्विलेंस के लिए भी यूज होता है, क्लोज एयर सपोर्ट के लिए भी यूज होता है, और टारगेटिंग के लिए भी यूज हो सकता है। सो इंडिया बाज नहीं आएगा, आगे फ्यूचर में इसको यूज कर सकता है हमारे ऊपर। एक और चीज जो अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इंडिया ने हमारे ऊपर लॉन्च की, वो थी सुसाइडल ड्रोन्स। इनको लोइटरिंग मिनिशंस भी कहा जाता है। यानी कि ये ऑटोनोमस होते हैं, बेसिकली ये जाते हैं और अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देते हैं टारगेट के ऊपर। इसमें दो किस्में हैं इंडिया के पास, एक है हार्पी और दूसरा है हारोप। हार्पी जो होता है ये वाला, ये टारगेट करता है बेसिकली रडार्स को, यानी कि ये रडार्स की फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है और अपने आप को उसके ऊपर जाके सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। ये बड़ी खतरनाक है। अगर आपके रडार्स बेसिकली दे आर योर आईज इन द स्काईज, इफ योर रडार्स आर गॉन, व्हाट वुड यू डू?
जी आलम, कोई सवाल है प्लीज? सॉरी सर, आपको सर नहीं शो हो रही सर। शो नहीं हो रही? किसी को भी नहीं शो हो रही है स्लाइड्स? शो हो रही है सर सर। हो रही अच्छा अच्छा, मेरा ख्याल है आलम इसमें आपका इंटरनेट का मसला होगा जरा, बाकियों को मेरे हाल से शो हो रही है। अ, आप इसको ना एक बार दोबारा कनेक्ट करो शायद। बाकी सबको शो हो रही है ना? यस सर। आलम आपको नहीं शो हो रही है अभी भी? आलम, चलो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको भी दे देंगे, रिकॉर्डिंग दे देंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा अनिका, आपने कुछ सवाल किया और नीचे कि ये आपने लेट ज्वाइन किया, ये बेसिकली हमारा जो टॉपिक है ये है इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के ऊपर, ठीक है। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया जिसके ऊपर हमने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। आपके जितने इदारे हैं तो वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी कि आपकी जो एमओडी की जो सारी सोच है, 80% उनकी दैट रिवॉल्व्स अराउंड इंडिया, कि इंडिया किस तरह से बिहेव कर रहा है, इंडिया की क्या पॉलिसीज हैं वगैरह वगैरह। तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं बड़ा डिटेल में। ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा और इसको हम रिकैप भी कर लेंगे इंशाल्लाह, तो कोई मसला नहीं है। अगर कोई मसला परेशानी होगी तो आई एम देयर। चलो यहाँ से फिर दोबारा शुरू करते हैं आगे, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे और वेट करता है कुछ 6 घंटे तक, और उसके बाद ये अपने आप को उसके ऊपर सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। यानी कि 15 kg का वॉरहेड लेके जाता है ये, और रेडार साइट आपकी उड़ा सकता है, आपकी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन उड़ा सकता है, आर्म डिपोज उड़ा सकता है, बंकर उड़ा सकता है, आपकी मिसाइल साइट्स, आपकी जो C4I व्हीकल्स होती हैं, यानी कि आपकी कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल होती है ना, कमांडर जो होता है, उस पर हिट कर सकता है ये। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस। और ये उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह बात यह है कि पाकिस्तान के पास भी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं, बल्कि इनसे 2 हाथ ऊपर ही हैं। तो ये वो चीजें हैं जो इंडिया ऐड कर रहा है, ऐड कर चुका है बहुत। वो है उनकी ISR कैपेबिलिटीज। ISR क्या होता है? इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज, यानी कि स्पेस सैटेलाइट्स। आप अपनी स्पाई सैटेलाइट्स के जरिए से पाकिस्तान के ऊपर नजर रख सकते हैं। जो इंडिया के पास डेजिग्नेटेड स्पाई सैटेलाइट्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के पास। ये जो इनकी G-SAT-7 है, ये इनको इनकी नेवी के लिए, रिसात 2 हो गया, G-SAT-7 हो गया, ये उनकी आर्मी के लिए है। इसी तरह एयरफोर्स के लिए भी दूसरी है। तो ये वो सारी स्पाई सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया को राउंड द क्लॉक रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है पाकिस्तान के बारे में। और ये वो एरिया है जो जहाँ पे पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे रह गया, लेकिन वी आर स्टिल ट्राइंग टू मैनेज इट विद द हेल्प ऑफ चाइना, और वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। अच्छा, इसके अलावा इंडिया अपनी आर्मी को भी इम्प्रूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इसराइल। नए वेपन्स, नए सिस्टम, नए गैजेट्स, दे आर एडिंग ऑल दीज कैपेबिलिटीज, और अपनी फौज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो फौज की बैकबोन है ना, वो है उनके टैंक्स। तो आपने माइंड में रखना है कि उनके पास जो सबसे बेहतरीन टैंक है उसका नाम है T-90S। ये जो T-90S टैंक्स हैं ये इन्होंने रशिया से लिए हुए हैं। और बेसिकली ये जो टैंक्स है सारे, इनको वो पंजाब और राजस्थान, तो ये दोनों टैंक, दोनों जो जगह हैं, ये कहाँ पे हैं? ये पाकिस्तान पे फोकस्ड है। सो ऑटोमेटिकली आपने समझना है कि इंडिया की जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, दैट इज अगेंस्ट पाकिस्तान। और उसकी जो फौज की जितनी कॉन्सेंट्रेशन है, चाहे वो टैंक्स हैं, वो पाकिस्तान पे ही है। ये बड़ा जबरदस्त टैंक है, इट इज पाकिस्तान स्पेसिफिक टैंक। और इसकी जो रेंज है दैट इज अराउंड 550 किलोमीटर्स, जो कि बड़ा डीप आ सकता है पाकिस्तान के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, 60 km/h की स्पीड है इसकी, जो कि बहुत ज्यादा होती है। सो एक बड़ी जबरदस्त कैपेबिलिटीज के साथ ये टैंक बनाया गया है, और इसके अंदर नाइट विजन कैपेबिलिटीज भी हैं, यानी कि इट कैन फाइट डे एंड नाइट। सो बेसिकली थर्मल इमेजिंग के साथ ये रात के टाइम पे भी लड़ सकता है। सो बेसिकली ये एक एडवांस कैपेबिलिटी है इंडिया के पास, जो इंडिया ने ऐड की हुई है। इसी के अंदर एक और चीज है, एयर डिफेंस सिस्टम्स।
इंडिया के पास दो किस्म का बड़ा जबरदस्त किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम है जो उन्होंने इसराइल और रशिया से लिया हुआ है। S-400 है एक, और दूसरी तरफ उनके पास है बराकेट। ये दोनों बड़े जबरदस्त चीजें हैं। ये क्या चीज होती है? आपके जहाज, आपके यूएवीज, आपके मिसाइल, आपकी जनाब हर चीज जो हवा में होगी उनको ये टैकल कर सकते हैं। लेकिन इसकी वीकनेसेस हैं इन सिस्टम्स की, आपने एक चीज माइंड में रखनी है। इन सिस्टम्स की वीकनेसेस ये हैं कि आप अगर एयर को सेचुरेट कर दिया तो ये सिस्टम फेल हो सकते हैं। नंबर वन, अभी हमने 3 केस स्टडीज देखी हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर। पहली रशिया और यूक्रेन वॉर, दूसरी ईरान और इसराइल वॉर, अमेरिका इसके अंदर शामिल, और तीसरी पाकिस्तान और इंडिया वॉर। इन तीनों के अंदर जो एयर डिफेंसेस थे दोनों दो मुल्कों के, वो फेल हो गए। फेल इस तरह से हो गए कि उन्होंने पाकिस्तान की क्रॉस करके आ गए और हमने उनकी जो एयर स्पेस थी उसको क्रॉस कर दिया। उन्होंने हमारी बेसिस को टारगेट किया, हमने उनकी बेसिस को टारगेट किया। तो बेसिकली एयर डिफेंस किधर गया फिर? तो एक तो ये फैक्टर है इसके अंदर। दूसरा फैक्टर ये होता है कि एयर डिफेंस हमेशा प्रीमियम एसेट्स की सिक्योरिटी के लिए होता है। याद रखना है इस बात को। प्रीमियम एसेट्स कौन से होते हैं? आपके GHQs हैं फॉर एग्जाम्पल। तो S-400 जो कि $5 बिलियन का खरीदा है उन्होंने, वो S-400 किसी ड्रोन को मारने के लिए थोड़ी यूज करेंगे। वो किसी आम जहाज को मारने के लिए थोड़ी यूज करेंगे। वो यूज करेंगे न्यूक्लियर जंग अगर हो जाएगी या कोई ऐसी जंग बड़ी हो जाएगी जहां पे खतरा होगा उनकी GHQ को, उनके जो न्यू दिल्ली को कैपिटल है, मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल है, उनकी बेसिस को, रेडार साइट्स को, या उनके आर्म डिपोज को, बहुत बड़ी अपनी बेसिस को, तो उनको प्रोटेक्ट करेंगे वो। S-400 को, या पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है LY-40 LY-80 सॉरी, उसको हम आम ड्रोनों के लिए, इन चीजों के लिए यूज नहीं करेंगे कभी भी। सो ये लिमिटेशंस हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यूज करेंगे भी तो भी उसको ब्रीच किया जा सकता है। आयरन डोम देख लें आप, उसके साथ क्या हुआ। इंडिया इसराइल के पास 3 किस्म का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम है, उसके अलावा उसके बाद डेविड स्लिंग है, और तीसरे पे उसके पास एरो, पैट्रियट, ये सारे जितने भी अमेरिका की सपोर्ट के साथ आए हुए हैं। लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह ने और ईरान ने अपने मिसाइलों के साथ, ड्रोन्स के साथ उसकी एयर स्पेस को ब्रीच किया, ठीक है। सो दिस इज द लिमिटेशन विच इज देयर। अभी इंडिया की जो एयर डिफेंस की जो डिप्लॉयमेंट है S-400 की, वो पठानकोट है। पठानकोट से हमारी जितनी बेसिस हैं, जैसे हमारी PF की जो बेस है मुरीद के अंदर, जो ड्रोन बेस है हमारी, या मिन्हास एयरबेस कामरा में जो है हमारे J-10Cs और JF थंडर की जहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, वो भी उसकी रेंज में है। इसके अलावा F-16 जहाँ पे हमारे हैं सरगोदा में, वो भी उसकी रेंज में है। सो पॉइंट ये है कि आपकी जो सिंध वाली साइड पे या दूसरी साइड पे जो बेसिस हैं वो भी इंडिया की रेंज में है S-400 की। सो पॉइंट क्या है कि इंडिया की नो डाउट हमारी रेंज में ये चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान इंडिया की एयर स्पेस को ब्रीच कर रहा है, जिसका मतलब ये है इंडिया डोंट वांट टू लूज दिस कैपेबिलिटी, ठीक है। और वो इस चीज को तब यूज करेंगे जब कोई बड़ी जंग होगी। छोटी जंगों के लिए वो इन चीजों को यूटिलाइज नहीं करेंगे। प्रोपेगेंडा वो करते रहते हैं कि इसके जरिए उन्होंने पाकिस्तान के जहाज गिरा दिए, ये कर दिया, झूठ बोलते हैं सारा। लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं है। तो इसी तरह से बराकेट है। तो इसके अलावा इंडिया की जो अटलरी है वो इंडिया ऐड कर रहा है। अटलरी क्या होती है? तोपें होती हैं, ठीक है, इस तरह की। और इसके अंदर जो रेंज है वो बढ़ रही है। तकरीबन अभी 45 किलोमीटर की रेंज तक वो पहुंच चुके हैं। 38 भी है उनके पास, 30 किलोमीटर भी है। इसका मतलब क्या है कि बॉर्डर से ये डीप इनसाइड पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि आपको, आपके टैंकों को, आपकी फौज को, इन्फेंट्री को आगे बढ़ने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपके बंकर्स तबाह हो सकते हैं, आपके डिफेंसेस को वीक किया जा सकता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आर्टिलरी कर सकती है, और ये बेसिकली उनको अपने टैंकों को एक कवर प्रोवाइड कर सकती है। तो इंडिया इज एडिंग अप ऑल दीज कैपेबिलिटीज, और ये सारा चल रहा है। अच्छा, अब इसी डॉक्ट्राइन के अंदर इंडिया बात करता है हाइब्रिड वॉरफेयर की। और हाइब्रिड वॉरफेयर के ऊपर वैसे अलग से एक लेक्चर है। इसके अंदर मैं आपको सरसरी से इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि हाइब्रिड वॉरफेयर बेसिकली एक मिक्सचर ऑफ वॉरफेयर होती है, जिसके अंदर आप अपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने दुश्मन को मीट करते हैं, उसको उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और बजाय इसके कि आप उसको डायरेक्टली अपनी फौज को यूज करें, या या कोई एक स्ट्रैटेजी यूज करें, इसके अंदर आप फ्लेक्सिबल रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। तो कभी आप नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज कर सकते हैं, कभी स्टेट एक्टर्स यूज कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा तो वो फिर आपको रेपिटेशन हो जाएगी। अच्छा, इसको छोड़ के, इसको निकाल के आगे चलते हैं हम लोग।
अगला पॉइंट जो इसके अंदर है वो है सर्जिकल स्ट्राइक का। अब हम सर्जिकल स्ट्राइक पे फिर वापस आ गए। 2018 में इंडिया इज अगेन री एम्फसाइजिंग ऑन सर्जिकल स्ट्राइक्स। ठीक हो गया। अब सर्जिकल स्ट्राइक का मैंने आपको पहले बताया था कि इट्स एन एयरफोर्स कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया। तो इंडिया के पास गैप नहीं रहा कोई, ना लिमिटेड वॉर कर सकता है ना टोटल वॉर कर सकता है, और न्यूक्लियर जंग तो वैसे भी नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो एक गैप उनके पास जो बच गया वो बच गया सर्जिकल स्ट्राइक का। तो उन्होंने 2019 में कोशिश की, 18 के बाद जब ये डॉक्ट्रिन आया। इस डॉक्ट्राइन में इंडिया कहता है कि हम पाकिस्तान पे प्यूनिटिव रिस्पॉन्सेज यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई दहशतगर्दी हुई। तो ये खुद से अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान इन्वॉल्व हो या ना हो, अभी पहलगाम में जो हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई और इन्होंने आपके ऊपर अटैक कर दिया। उड़ी के अंदर, पठानकोट के अंदर इनकी अपनी एनआईए ने कहा कि पाकिस्तान इज नॉट इन्वॉल्व। ये जो पठान इसके ऊपर हुआ था पुलवामा के ऊपर, उसके अंदर जो बंदा यूज हुआ वो कश्मीरी था बेसिकली। और उस कश्मीरी को इन्होंने कुछ महीने पहले जोदोकोप किया था, जलील किया था, उससे नाक के जरिए इन्होंने अपनी जीप के इर्द गिर्द लकीर लगवाई थी। अगर आप 20-22 साल के बच्चे को रिडिक्यूल करेंगे, उसके भाई को उठा के टॉर्चर करेंगे, तो वो तो फिर इजी टारगेट है, उसको तो कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो जैश ए मोहम्मद करें या लश्कर तैयबा करें या हिजबुल मुजाहिदीन करें। सो बेसिकली इंडिया अपनी गलतियां नहीं मानता। खैर, इन्होंने कहा 18 में कि हम पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। 19 में इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। और उस सर्जिकल स्ट्राइक का नुकसान ये हुआ कि इंडिया के दो जहाज गिर गए, एक SU-30, दूसरा मिग। एक पायलट मर गया, दूसरा पायलट पाकिस्तान ने पकड़ लिया और इसको ठीक ठाक धोया। अच्छा, अब ये इंडिया की थी फेल्ड सर्जिकल स्ट्राइक, इंडिया को इसका फायदा नहीं हुआ, उल्टा बेइज्जती हो गई। लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया ने रात के टाइम पे अटैक किया छुप के। पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में जाके इंडिया की जितनी लोकेशंस थी, केजी टॉप में, बिम्बर गली में, नारायण सेक्टर में, उसके अलावा पूंछ सेक्टर में, राजौरी सेक्टर में और नौशेरा सेक्टर में, अगर आप इनके नाम याद कर लें तो बड़ा ही जबरदस्त हो जाएगा। आप रेफरेंस के तौर पे अपने राइटअप के अंदर भी लिख सकते हैं और आप इसको अपने इंटरव्यू में भी बता सकते हैं। जब आप ये करके बताएंगे ना, ने इंडिया की 6 लोकेशन को टारगेट किया, उनके आर्म डिपोज को, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को, उनकी स्ट्रेटेजिक साइट्स को, पूंछ सेक्टर में, राजौरी सेक्टर में, नौशेरा सेक्टर में और केजी टॉप, बिम्बर गली और नारायण सेक्टर में। तो ऑटोमेटिकली वो लोग जो बैठे होंगे, वो सारे फौजी बैठे हुए हैं, वो खुश हो जाएंगे इस चीज से। वो कहेंगे यार क्या बात है, ये बंदा तो बड़ा तैयार हो गया है। ये वो चीजें हैं जो आपने अपनी फिंगर टिप्स पे रखनी। पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड बैक किया, लेकिन पाकिस्तान ने उन लोकेशंस को हिट नहीं किया, लॉक किया और मिसाइलों को साइड पे जंगल में फेंक दिया। सिर्फ मैसेज कन्वे किया कि पाकिस्तान ये कर सकता था लेकिन हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम एक पीसफुल अमन वाले मुल्क हैं और हम रेस्ट्रेंट लेके चल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब फ्यूचर सर्जिकल स्ट्राइक जो उसके बाद 2025 में फिर इंडिया ने क्या किया, हमने देखा कि इंडिया ने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। अब ऑपरेशन सिंदूर क्या चीज थी, बेसिकली पहलगाम एक जगह है इंडिया में जहाँ पे 2000 से ज्यादा टूरिस्ट जो थे वो आते हैं। और इंडिया ने, जो कि बहुत डीप है कश्मीर के अंदर, वहां पे इंडिया उनको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सका और लोकल जो भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन्होंने वहां पे अटैक किया, 26-27 लोग मर गए। और इंडिया ने उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। बेसिकली ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी या ये जो हिंदू जो कह लें आप थिंकिंग की जो पावर गवर्नमेंट है वहां पे बीजेपी, उन्होंने इसको नाम हिंदू सिंदूर इसलिए दिया। और इसको मीडिया ने भी इसको लिंक किया कि जो फाइटर जो जिन्होंने अटैक किया था वो लोगों को रिलीजन से आइडेंटिफाई करके मार रहे थे, यानी कि उन्होंने देखा हिंदू है तो गोली मार दो। अच्छा, और नाम भी इसको इस तरह से दिया सिंदूर, यानी कि एक विधवा के मांग की सिंदूर, यानी कि उनकी जो जनाब वो बेवा हो गई उसकी मांग का सिंदूर तो हम वापस लेने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद एक ही है, पॉलिटिकल माइलेज। मोदी वांटेड पॉलिटिकल माइलेज, बिहार में इलेक्शन जीतना था और उसको यूज करना था बेसिकली। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने फॉल्स फ्लैग किया होगा, हाँ बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आपके पास इंटेलिजेंस हो और आप एक अटैक हो रहा हो उसे अपने प्रोटेक्शन ना दे सक रहे हो, या आप जानबूझ के अपनी जो अपनी वहां पे जो सिक्योरिटी पोजीशन है उसको वीक कर दें ताकि वो अटैक हो जाए, ये भी एक फॉल्स फ्लैग हो सकता है। सो बेसिकली इंडिया ने, एक चीज ये हुई जो भी हुआ, पाकिस्तान को ब्लेम किया और 9 जगहों पे पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर दी, 9 जगहों पे।
जिसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने भी स्ट्राइक की। इंडिया ने जो वेपन इसके अंदर यूज किए, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस एज वेल, इनके अंदर डिफरेंट टाइप के वेपन यूज किए। जैसे इनमें से एक वेपन था जिसका नाम था स्काल्प। स्काल्प ये बेसिकली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल था, जिसका 1300 केजी का वॉर हेड इसका साइज था, हैवी था इतना, और इसकी 250 किलोमीटर रेंज थी, यानी कि आप 250 किलोमीटर डीप इनसाइड पाकिस्तान अटैक कर सकते हैं। आपने एक चीज समझनी है कि इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया हमारा, उनकी एयरफोर्स ने। इसको कहते हैं स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटीज, ठीक हो गया। अपने जहाजों के जरिए से उन्होंने अपनी रेंज में रह के, यानी कि अपने बॉर्डर के अंदर रह के 250 किलोमीटर कह लो आप डिस्टेंस से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर हिट किया। तो बेसिकली इसको कहते हैं स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी, जिसके अंदर यू डोंट नीड टू क्रॉस द बॉर्डर। आपने भी ऐसा ही किया, पाकिस्तान ने भी कोई जहाज कोई वो अपना हमारे इंडिया का बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। हमने हमने अपनी हद में रह के उनके जहाजों को लॉक किया और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, 6 जहाजों को। सो बेसिकली स्काल्प यूज हुआ, हैमर यूज हुआ, ये जो हेरॉन टीपी वगैरह है, हरोप वगैरह, ये यूज हुए। अच्छा हैमर जो है ये 70 किलोमीटर रेंज का एक वेपन है, ये यूज हुआ। ये फ्रेंच वेपन है, बेसिकली राफेल के साथ ही पैकेज के अंदर आए थे इनके पास। तो ये भी बड़ी जबरदस्त कैपेबिलिटी थी, ये भी यूज हुई, और ये बड़े एक्यूरेट वेपन्स हैं, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है कि बहुत एक्यूरेट वेपन्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स अगर इनको सही मिले हों तो ये बड़ा जबरदस्त स्ट्राइक करते हैं, डीप स्ट्राइक करते हैं। तो इंडिया ने ये सारी कैपेबिलिटीज यूज की पाकिस्तान के खिलाफ रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर में। उसके जवाब में हमने भी वहां पे उनकी 26 से ज्यादा जो लोकेशंस थी उनको टारगेट किया, S-400 की बैटरीज को हिट किया। इसके अलावा पाकिस्तान ने फतेह 1 फतेह 2 मिसाइल यूज किए, JF थंडर्स यूज हुए, आपने ड्रोन्स भी यूज किए। पाकिस्तान के पास ब्लेज 75 के नाम से ड्रोन है एक, जो कि इजरायली ड्रोन से कहीं ज्यादा पावरफुल है और कहीं ज्यादा ताकतवर है। यानी कि इजरायली ड्रोन जो था वो 16 केजी का वॉरहेड लेके जा सकता है, जबकि ब्लेज 75 तकरीबन 25 to 50 केजी का वॉरहेड लेके जा सकता है। ये वो कैपेबिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने डेवलप की हैं। तो पाकिस्तान के पास 3 किस्म के ड्रोन हैं, सुसाइडल ड्रोन। चाइना से लिया हमने, टर्की के हैं और अपने हैं, और ये तीनों कमाल कैपेबिलिटीज हैं, और आपके ड्रोन्स ने भी इंडिया के अंदर ठीक ठाक तबाही मचाई। सो बेसिकली ये सारी जो ऑपरेशन बनियाल मरसूस और ऑपरेशन ये जो सिंदूर था, ये इसी डॉक्ट्राइन के तहत किया गया ऑपरेशन सिंदूर, कि अपने डॉक्ट्राइन के मुताबिक चल रहे हैं वो, ठीक है। जब तक नया डॉक्ट्राइन नहीं आता ये पॉलिसी रहेगी। अच्छा आगे इंडिया बात करता है इसी डॉक्ट्राइन के अंदर कि इंडिया मस्ट गो फॉर मिलिट्री डिप्लोमेसी, जिसका मतलब है कि इंडिया शुड फोर्ज स्ट्रेटेजिक अलायंसेस विद मेजर पावर्स। और मजे की बात यह है कि दे आर ऑलरेडी इन अलायंसेस विद मेजर पावर्स, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसराइल के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इसके अलावा उनकी अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया, यूरोप। तो बेसिकली ये तमाम मुल्कों के साथ दे आर ऑलरेडी इन डील्स, और उनसे वो वेपन्स भी ले रहे हैं, जहाज भी ले रहे हैं, मिसाइल भी ले रहे हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें ले रहे हैं। इसके अंदर मैंने सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। अच्छा सवाल यह है कि क्या इंडिया अपने इन अज़ाइम में कामयाब हो सकता है? तो इसका आंसर है यस। उसकी वजह यह है कि इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, ठीक है। और इतनी बड़ी इकॉनमी जो होती है वो, यानी कि इंडिया की इकॉनमी 4 ट्रिलियन प्लस है, और उसका डिफेंस बजट 80 बिलियन प्लस हो चुका है। दे आर वन ऑफ द लीडिंग आर्म इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड। तो उनके पास वो सारी चीजें हैं जो एक डॉक्ट्राइन को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है, ठीक है। सो ये सारी चीजें मायने में रख के हम इसको कंक्लूड करते हैं और समझते हैं कि इंडिया क्या करने जा रहा है आगे। तो 2 चीजें इंडिया फोकस कर रहा है इस डॉक्ट्राइन के तहत जो हमने अभी कंक्लूड किया। नंबर 1, इंडिया फोकस कर रहा है सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर, और दूसरा इंडिया फोकस कर रहा है लिमिटेड इनकर्शंस के ऊपर, ठीक हो गया। अब लिमिटेड इनकर्शंस का मतलब क्या है? वही मैंने जो आपको पहले बात बताई है, टोटल वॉर कोई नहीं कर रहे, लिमिटेड वॉर से भी लिमिटेड वॉर आपके ऊपर वो करना चाहता है, यानी कि 5 से 6 हजार फौज के साथ वो आपको इंगेज करना चाहता है शैलो ऑपरेशंस के अंदर। और अगर आपने वो 5 से 6 हजार फौज वाली लड़ाई भी लड़ ली इंडिया के साथ, 10-15 दिन लड़ ली, तो नुकसान आपका बहुत हो जाएगा, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो इंडिया बेसिकली पाकिस्तान को इकोनॉमिक एक बहुत बड़ा डेंट पहुंचाना चाहता है, कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक एक बहुत बड़ा डेंट पहुंचे और उसकी इकोनॉमी और ज्यादा वीक हो जाए। इंडिया डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, वैसे मैं आपको वापस की बात बता दूं, वो आपको कमजोर रखना चाहता है, ये आपने जेहन में रखना है। अगर वो आपको तबाह करेगा तो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट जब तबाह होती है तो अपने साथ वो सारी दुनिया को तबाह कर देती है, एक चीज याद रखनी है आपने, ठीक है। तो इंडिया डोंट वांट टू डू दैट, इंडिया आपको वीक रखना चाहता है बस। तो 2 तरह से उनके अभी उनकी जो थिंकिंग है वो फोकस कर रही है, पहली लिमिटेड इनकर्शंस के ऊपर, और दूसरी दे आर फोकसिंग ऑन सर्जिकल स्ट्राइक्स। ये दोनों चीजें हैं जो उनको गैप क्रिएट कर रही हैं। अच्छा
इसके अलावा जब सर्जिकल स्ट्राइक उनकी फेल हो जाती है तो फिर वो हाइब्रिड वॉरफेयर पे आ जाते हैं, और हाइब्रिड वॉरफेयर में क्या करते हैं, वो कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं, प्रॉक्सी वॉर्स करते हैं। इसको इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में अंदर कवर करेंगे, हाइब्रिड वॉरफेयर, माइंड में। और उसको हम देखेंगे कि किस तरह से इंडिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यूज करके पाकिस्तान के अंदर किस तरह से दहशतगर्दी कर रहा है, किस तरह से हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये चीजें कर रहा है, मीडिया वॉरफेयर कर रहा है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कर रहा है, वगैरह वगैरह। वो सारी डिटेल में हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। इसके अलावा इंडिया अपनी इसी लिमिटेड वॉर स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए दे आर एडिंग अप मॉडर्न वेपन्स, और अच्छे अलायंसेस कर रहे हैं बड़े बड़े मुल्कों के साथ, इसराइल है, अमेरिका है, रशिया है, यूरोप है फॉर एग्जाम्पल। और ये सारी चीजें हो रही हैं, आर्म्स रेस बढ़ रही है। जो खतरनाक चीज हो रही है ना, वो ये हो रही है कि अगर पाकिस्तान हारने की तरफ आएगा, लिमिटेड वॉर हो या टोटल वॉर हो, पाकिस्तान का रिलायंस न्यूक्लियर वेपन पे बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने अपनी जो थिंकिंग है उसको लिंक किया हुआ है न्यूक्लियर वेपन के साथ। हम कभी भी डिफीट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड टुडे। तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने लिंक किया हुआ है न्यूक्लियर। तो आसान लफ्जों में ये है कि अगर लिमिटेड वॉर पाकिस्तान हारने जा रहा है या हारने की तरफ जा रहा है, तो पाकिस्तान क्या करेगा, री करेगा। जब री करेगा तो इंडिया का नुकसान हो जाएगा। जब इंडिया का नुकसान होगा तो इंडिया री करेगा, तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी थ्रेट ऑफ एस्केलेशन, यानी कि खतरा बढ़ेगा। और जंग जो है वो लिमिटेड से टोटल में कब कन्वर्ट हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, और टोटल से कब न्यूक्लियर की तरफ चली जाए, यू नेवर नो। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है जो इस रीजन में हो रही है। इंडिया की ये जो पॉलिसी है ये इंतहाई खतरनाक है, डेंजरस है फॉर द पीस ऑफ साउथ एशिया, इट इज डेंजरस। इंडिया ने अभी देख लो ना, एग्जीक्यूट किया तो क्या मिला इंडिया को, टोटल 100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान करवा दिया दोनों का आपस में। तो क्या मिला इंडिया को, कुछ भी नहीं मिला, खुद भी जलील हुआ, हमें भी जलील किया, अपना भी नुकसान करवाया, हमारा भी नुकसान करवाया, और फिर वो चीज वहीं की वहीं पड़ी हुई है आज। सो बेसिकली ये जो चीजें हैं ये बड़ी खतरनाक हैं, और ये मिसकैलकुलेशन जो मोदी कर रहा है ये इंतहाई बेवकूफी कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड ऑप्शन। पाकिस्तान कोई भी क्वेश्चन आपने एमओडी में जब आपने आंसर करना है, उसमें पाकिस्तान स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस ऑप्शंस लाजमी बताने हैं, रिटर्न में हो या इंटरव्यू हो, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि व्हाट शुड पाकिस्तान डू। तो आपके पास ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं, मेनली तीन बड़े ऑप्शन। पहला कि आप अपनी जो न्यूक्लियर डिटरेंस है उसे क्रेडिबल कर लें। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान शुड एक्वायर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, और अपनी जो न्यूक्लियर डिटरेंस है उसको और ज्यादा क्रेडिबल करे। वो कैसे होगी कि आपके पास सेकंड अश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ जाए। वो कहां से आएगी, वो आएगी न्यूक्लियर सबमरीन से, जो कि अभी आपके पास नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अभी फॉर द टाइम बिंग हमने क्या किया कि हमने अपनी कन्वेंशनल सबमरीन जो होती है, डीजल सबमरीन, उसको हमने न्यूक्लियर मिसाइल फिट कर दिया उसके साथ, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा हमने क्या किया कि हमने डीप अंडरग्राउंड साइलोज बना ली, यानी कि अपने मिसाइलों को डीपली अंडरग्राउंड कर लिया। तो एक ये ऑप्शन हमारे पास आ गया। तो पार्शियल सेकंड स्ट्राइक की अभी कैपेबिलिटी हमारे पास है, लेकिन अशोर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अभी हमारे पास नहीं है, तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। उसमें चाइना की हेल्प ले ली जा सकती है फ्यूचर में। एक नंबर टू, आपने ये करना है कि आपकी इकोनॉमी क्योंकि वीक है, so you have to focus on indigenous defense industry. So you have to go for research and development in high technology areas, AI के अंदर, network centric warfare capabilities के अंदर, modern electronic warfare capabilities के अंदर, इसके अंदर हमने रह के अपने आप को improve करना है। हमने you have to improve your human intelligence as well। स्पेस में भी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है, सर्विलेंस को इम्प्रूव करना है, और ऑन ग्राउंड अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी इम्प्रूव करना है, जो आपको बिफोर हैंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो आप कर सकते हैं। और मैं अभी तक अगर आपको बताऊं थोड़ा सा अपनी एजेंसी के बारे में, तो आपकी एजेंसी इतनी बेहतरीन तरीके से इंडिया के अंदर घुसी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कभी आप गूगल करके देखें कि इंडियन स्पाइस, सिर्फ ये टाइप करें कि इंडियन स्पाइस, पाकिस्तानी स्पाइस कैप्चर्ड इन इंडिया, और वो बेसिकली इंडिया के लोग हैं, एयरफोर्स के, आर्मी के, उनकी गवर्नमेंट के, दोज हु हैव बीन वर्किंग फॉर पाकिस्तान आईएसआई। सो मजे की बात यह है कि उन्हीं के लोग आपके लिए स्पाइंग कर रहे हैं। तो ये आपकी आईएसआई की बहुत बड़ी सक्सेस है कि उन्होंने अपना कोई एजेंट आज तक, अल्लाह का शुक्र है, पकड़वाया नहीं है वहां पे। उनके अलबत्ता आपने पकड़ के रखे हुए हैं कुलभूषण यादव टाइप के लोग, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह आगे चल के हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये चीजें हैं जो आप ये कर सकते हैं, अपनी इंडिजिनस जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, पाकिस्तान के अंदर कामरा आप देख लें, आप जहाज खुद बनाते हैं। इसके अलावा HIT में टैंक्स खुद बनाते हैं। इसके अलावा आप ड्रोन्स खुद बनाते हैं, APCs आर्मर पर्सनल कैरियर्स बनाते हैं।
अब तो आप चाइना के साथ मिलके शिप्स जो है अपने वॉरशिप्स ये भी बना रहे हैं, फ्रिगेट्स वगैरह, डिस्ट्रॉयर वगैरह, मिसाइल बनाते हैं, शॉर्ट रेंज जितने भी आपके स्मॉल आर्म्स हैं वो बनाते हैं पीओएफ के अंदर। सो योर डिफेंस इंडस्ट्री इज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी स्ट्रांग। इसको और इंप्रूव किया जा सकता है, नंबर वन। नंबर थ्री, यू हैव टू एनहांस योर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कोलैबोरेशन विद अ मेजर पावर लाइक चाइना। अब पाकिस्तान को क्योंकि अमेरिका हेल्प नहीं करेगा, ना ही रशिया हेल्प करेगा, ना यूरोप हेल्प करेगा, तो हमें ले दे के एक ही मुल्क बचता है, चाइना। एंड चाइना इज इक्वली गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। चाइना बहुत पावरफुल है। फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट उसके पास है, न्यूक्लियर सबमरीन उसके पास है, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस उसके पास है, एआई की बड़ी जबरदस्त उसकी जो है ना उसकी डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर। अच्छा, मॉडर्न साइबर वॉरफेयर के अंदर चाइना बहुत एडवांस है भाई। ये वो सारे एरियाज हैं जिसके अंदर चाइना पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, और जहां जहां हमारी वीकनेसेस हैं वो उसके अंदर हमें हेल्प आउट कर सकता है। तो हम उनके साथ मिलके अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हैं, और इसके अंदर हमारे दोनों के इंटरेस्ट हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। चाइना इज इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी इन सी पैक, और इसके अलावा आपकी उसके साथ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो $64 बिलियन की उसकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है सी पैक के अंदर। तो वो छोड़ देगा ऐसे ही? नहीं। दे आर गोइंग टू इक्विप पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम कर सके फॉर चाइना। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि पाकिस्तान की चाइना के साथ जो पार्टनरशिप है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट मस्ट बी इनहेंस्ड। इसको और ज्यादा इंप्रूव किया जाए ताकि हम इस चीज को ओवरकम कर सके, अपने मसले मसाइल को। ठीक हो गया? सो ये वो सारी चीजें हैं, ये वो ऑप्शंस हैं जिनको हम करके एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफेंस क्रिएट कर सकते हैं अगेंस्ट इंडिया, और इंडिया की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। ठीक है? So guys, this is all from my side. Now if you got any question, so please you can ask. और आज का जो टॉपिक था, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है when it comes to MOD, क्योंकि ये आपको आपकी जान नहीं छोड़ेगा, ना इंटरव्यू में, ना रिटर्न में, ना किसी और चीज़ में। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ को समझ के चलना है। अगर आपसे इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इंडिया की डॉक्ट्राइनल शिफ्ट, या उसकी जितनी भी नई पॉलिसी, सर्जिकल स्ट्राइक की, या उसकी जो भी चीजें हो रही हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो बेसिकली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्लाइड्स। तो ये हमने बड़ा डिटेल में एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक कवर किया है, और मुश्किल टॉपिक है, आई नो, जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको फोकस करके चलेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है। आपको इसकी मैं वीडियो भी सेंड कर दूंगा, दूसरा ये स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी। आपने करना सिर्फ ये है कि आपने कंप्यूटर पे बैठ के इसका एक राइटअप तैयार कर लेना है। अच्छा, आसान लफ्जों में अगर मैं बताऊं तो इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी पब्लिश्ड पेपर है एक, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। तो आपके पास एक राइटअप ऐसे तैयार आपको मिल जाएगा। आपने सिर्फ उसको क्या करना है, एक बार उसको समझ के उसको टाइप कर लेना है अपने हाथों से, अपना वर्ड के ऊपर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और अगर आप खुद से बनाते हैं अपना ये लेक्चर देख के या वैसे स्टडी करके, तो दैट इज अनदर बिग थिंग फॉर यू। तो आपको ये ना सिर्फ इंटरव्यू में हेल्प करेगा, बल्कि आपको रिटर्न के अंदर भी हेल्प करेगा। सो प्लीज, यू हैव टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टॉपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इसलिए थोड़ा सा समझ के चलना है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क नाउ, सो आई विल आंसर योर क्वेश्चन नाउ। थैंक यू वेरी मच।